प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। मैं सुजीत कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ मैग्नेट का सवाल को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पूरा थ्योरी देख चुके हैं, जो आपके मशीन में यूज़फुल होगा उतना हम लोग मैग्नेट का देख चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, उन सारे थ्योरी पे क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम करवाएंगे आपको। सुबह का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं और सुबह में हम आपको MCQ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस निकलता जाएगा वैसे वैसे हम सुबह सुबह ऑब्जेक्टिव कराते चलेंगे। ठीक है, MCQ कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन को अभी रेडी किया जा रहा है। बस यहाँ पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए टाइमिंग लग रहा है। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे हमें। क्लियर? तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, इन केस ऑफ इंडक्टेंस, किस केस में बोल रहा है? इंडक्टेंस के केस में बोल रहा है। इंडक्टेंस बोलने का मतलब एल। करेंट इज प्रोपोर्शनल टू, करेंट जो है किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपातिक या अनुपातिक। हिंदी में लिखा है प्रेरकत्व के मामले में धारा अनुपातिक होता है ना। ज्यादा कुछ है नहीं। इंडक्टेंस के केस में आपसे पूछ रहा है कि करंट है किसके समानुपाती होता है? वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, है ना, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके समानुपाती होता है, कि मैग्नेटिक फील्ड का, कि दोनों का, कि इनमें से किसी का नहीं। तो आपको बताए थे कि इंडक्टर में जो करंट है वो प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड का। किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड का। आ रहा है समझ में? मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोर्शनल होता है। किसका प्रोपोर्शनल होता है? मैग्नेटिक फील्ड का। कोई दिक्कत? करंट जितना हम सप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट एलिमेंट विल अपोज द चेंज इन सर्किट करंट? निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ तत्व परिपथ धारा में परिवर्तन का विरोध करेगा? माने जो करंट जा रहा है ना उसका विरोध कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला कैपेसिटेंस, सेकंड इंडक्टेंस, थर्ड रेसिस्टेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको हम डिफिनेशन ही बताए थे कि इंडक्टर कैपेसिटर को कहते हैं किसको। आप याद करिए, आपको याद होगा हम बताए थे कि ये है इंडक्टर, एल है, इसमें करंट यदि आई जा रहा है तो यहाँ पर जो इसमें जो वोल्टेज होता है, EMF होता है एल इंटू, सॉरी, एल वाला भी होता है यहाँ पर। चलिए हम ये करेंगे, एन इंटू d∅dt। एक वोल्टेज ये होता है, और दूसरा हम ये बताए थे E इज इक्वल टू एल इंटू di/dt। ये दोनों चीज बता चुके हैं, है ना। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपको बताए हैं कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत होता है ना। तो हम सिर्फ ये बताएं कि यहाँ पर जो वोल्टेज होता है ये होता है, ये क्या करता है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को क्या करता है? अपोज करता है। तो यहीं पे यही बात बोल रहा है, ध्यान से देखना। विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट एलिमेंट विल अपोज द चेंज इन सर्किट करंट? किसको? तो चेंज इन सर्किट करंट को अपोज करता है ना। कौन? एल। एल को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। एल को क्या बोला गया है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या करेगा जी? तो चेंज इन सर्किट करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ऑप्शन में देखिए, एक में कैपेसिटेंस है, दो में इंडक्टेंस है, टिक मारेंगे। रेसिस्टेंस क्या करता है? तो सिर्फ करंट के फ्लो को अपोज करेगा। कैपेसिटेंस क्या करेगा? तो चेंज इन वोल्टेज को अपोज करेगा। जो हम थ्योरी में बताते थे, सारा ऑब्जेक्टिव इस टाइप से आएगा आपको। ये सभी ऑब्जेक्टिव किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा गौर से पढ़िएगा। क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक दूसरा सवाल ये कर दें कि इसका यूनिट क्या होगा? तो हेनरी होगा। यूनिट क्या होगा? लिख लेना है, ये सब एक सवाल से बहुत सारा सवाल बनते रहता है। हेनरी, सब कुछ लिखते चलिएगा तो आपको ज़्यादा कंप्लीट होगा। इंडक्टेंस का यूनिट
हेनरी, क्या, हेनरी। आगे चले हम लोग, कैपेसिटेंस का फराड, रेसिस्टेंस का ओम, है ना। देखिए कैपेसिटेंस को धारिता बोलते हैं, इंडक्टेंस को प्रेरकत्व बोलते हैं, और रेसिस्टेंस को प्रतिरोध बोलते हैं। ये सब हिंदी वाला भी टर्म है, आप लोग लिख लीजिएगा, आपके लिए हमको हिंदी का भी टाइपिंग करना पड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसी में टाइमिंग लग जा रहा है, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन आप बातों को समझिएगा। टेक्निकली जो टर्म है मैक्सिमम इंग्लिश में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ, और मैं बार बार ये भी बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हर क्लास में 5 से 10 वर्ड मीनिंग आ रहा होगा, वो बार बार रिपीट होगा, इसलिए उन सारे वर्ड मीनिंग को आप लोग तैयार करते चलिएगा। आगे चले हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कुछ आप लोग भी दिमाग लगाएंगे और बनाएंगे। क्या बोलता है, फॉर ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट कहने का मतलब क्या हो गया, तो ओनली फॉर, ये है इंडक्टेंस है, ये कॉइल का फॉर्मेशन है, सब कुछ आपको पता है, इंडक्टेंस का फॉर्मेशन होगा। एल, प्योरली, यहाँ रेसिस्टेंस वगैरह नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। किसमें, देखो, विशुद्ध रूप से, है एकदम शुद्ध रूप, है ना, प्रेरक परिपथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कोई दिक्कत, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला, अप्रेंट पावर इज जीरो। दूसरा, रिलेटिव पावर इज जीरो। अच्छा, रिएक्टिव होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर रिलेटिव लिखा गया, रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव, ठीक है, रिलेटिव लिखा गया, यहाँ पर क्या लिखना है, रिएक्टिव, रिएक्टिव। एक्चुअल पावर या फिर ट्रू पावर एक ही बात होता है ना, ऑफ द सर्किट इज जीरो। देखो, स्पष्ट शक्ति जीरो, सापेक्ष शक्ति शून्य, परिपथ की वास्तविक शक्ति शून्य, है ना। एनी कैपेसिटेंस इवन इफ प्रेजेंट इन द सर्किट विल नॉट बी चेंजेस, परिपथ में मौजूदा कोई भी धारिता आवेशित नहीं होगी। कौन सा ऑप्शन जो है सही है, किसके लिए, तो यहाँ पर बोल दिया है प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए। प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है तो आपको बताया गया था कि वोल्टेज करंट के बीच जो रिलेशन होता है वो 90 डिग्री का, करंट ये है तो वोल्टेज ये है, और 90 डिग्री का एंगल बनता है दोनों के बीच। याद करिए, इसमें बताया गया था आपको कि करंट जो है वो लैग कर जाएगा। किससे लैग कर जाएगा, तो वोल्टेज से लैग कर जाएगा, ठीक है। एक करंट जो है वो लैग कर जाएगा किससे, वोल्टेज से। करंट जो है वो लैग कर जाएगा किससे, वोल्टेज से। कितना डिग्री से, तो बाई 90 डिग्री से। आपको बताया गया था। तो आपको ये भी बताया गया था कि जो पावर का जो फार्मूला होता है, वी आई कॉस फाई, याद करिए, थ्योरी में जाइए और याद करिए, है ना। हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाए थे, वहां पर भी इन चीज़ों को दिखाए थे। तो ये वोल्टेज है, करंट है ना, और कॉस 90 डिग्री यहाँ पर रखिए, इन दोनों के बीच का एंगल। तो वोल्टेज क्या हमको वो मालूम नहीं है, करंट क्या हमको वो मालूम नहीं, लेकिन ये हमको मालूम है कि दोनों के बीच का 90 डिग्री है। तो कॉस जैसा ही 90 डिग्री हम लोग रखेंगे, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आरस में तो कौन सा पावर जीरो हो जाता है, पी। अब पी को ही बोलते हैं एक्चुअल पावर या फिर एक्टिव पावर। ऑप्शन नंबर सी। आरस में तो कुछ कुछ थ्योरी आपको, देखिए, हम यदि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट कर दे, ऑब्जेक्टिव बताएं, तो जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, है ना, तो जब थ्योरी वो देख रहे होंगे, वो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो उनको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। और जो एकाएक हम कोई भी ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं, मान के चलो हम अभी डीसी मशीन का ऑब्जेक्टिव कराना स्टार्ट कर दें, एमसीक्यू देना स्टार्ट कर दें, है ना, तो हम उसमें क्या बोलेंगे, आपको क्या समझ में आएगा, है ना, आप उन चीज़ों को जजमेंट कलेक्ट नहीं कर पाइए, ठीक है। और हमें भी संतुष्टि नहीं होगा, हमें लगेगा कि हम ये वाला थ्योरम, ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बताए ही नहीं है, और इस पर ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, पता नहीं उसको पता है या नहीं, है ना। तो ऐसे क्या होगा, कन्फ्यूजन रहेगा। अब देखो, अब हम ये बता रहे हैं तो हमारे पास फुल सेटिस्फैक्शन है कि जो भी हमारे व्यूअर हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, रेगुलरली इस वीडियो को देखते हैं, उनको बहुत ही बेनिफिट होगा, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है।
तो आपसे यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको कंटिन्यू देखिएगा और अपने फ्रेंड के बीच में ज़रूर इसको शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि वो भी सीख सके। ज़रूर करिएगा, है ना। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा आप मेरे लिए भी कर दीजिएगा, ताकि आपके इस प्रयास से मेरा उत्साह बरकरार रहे, है ना, ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। निम्नलिखित में से कौन प्रेरकत्व की इकाई है। यूनिट पूछा, तो देखिए इसका जस्ट पीछे वाला हम बताए थे ना, तो यूनिट क्या होता है इसका, हेनरी। यूनिट क्या है, हेनरी। ये देखिए हेनरी, हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। और ओम किसका होता है, तो रेसिस्टेंस का होता है। एम्पियर टर्न लिखा है, तो एम्पियर टर्न किसका होता है, एम्पियर टर्न, एन आई, एन आई। एम्पियर टर्न किसका होता है, बताइए, ईएमएफ का। ईएमएफ का क्या होता है फार्मूला, एन आई, एम्पियर टर्न। नहीं, बताए थे ना, एमएमएफ इसी को ना बोलते हैं, सॉरी ईएमएफ लिख दिए हम, यहाँ पे क्या लिखना है, एमएमएफ, एमएमएफ। हाँ, क्यों, क्योंकि आप थोड़ा सा याद करिए कि फ्लक्स का फार्मूला आपको हम बताते हैं बार बार कि एमएमएफ और डिवाइड बाई रिलक्टेंस होगा। और एमएमएफ को हम किस चीज़ में व्यक्त करते हैं, तो एन आई में, है ना, एन आई बाई एस। या फिर एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो एन आई और डिवाइड बाई 5। एन आई मैंने क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न पर वेबर। एम्पियर टर्न पर वेबर किसका यूनिट हो जाता है, तो रिलक्टेंस का। तो चलिए कोई बात नहीं, तो आप तीनों का समझ गए, ये रेसिस्टेंस का यूनिट हो गया यानी प्रतिरोध का ओम, इंडक्टेंस का हेनरी, एम्पियर टर्न किसका है, एमएमएफ का, ईएमएफ का नहीं, है ना। अच्छा, वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर, ये अलग ही यूनिट लिखा हुआ है, नहीं सब यूनिट का कोई मीनिंग भी नहीं हो सकता है, क्लियर। चलिए, आया समझ में। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट। चलिए, an EMF of 16 volt in a inductor, sorry, induced in a coil of inductance 4 Henry, the rate of change of current must be। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। आइए, ईएमएफ क्या बोला, 16 वोल्ट जो है ईएमएफ है, इंड्यूस्ड इन ए क्वाइल, यही आपका क्वाइल है, इसमें ई जो है उत्पन्न हुआ है कितना, 16 वोल्ट। इंडक्टेंस 4 हेनरी, एल जो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ये कितना है, 4 हेनरी, बहुत अच्छा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मस्ट भी, बहुत अच्छा। क्या पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बतलाइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी पूछ रहा है। यदि ना समझ में आएगा कि क्या क्या पूछ रहा है, तो सीधा जानिए कि यहाँ का वोल्टेज दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया है और इंडक्टेंस दिया, तो आपको मालूम होगा कि इस क्वाइल के अक्रॉस क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसका फार्मूला लिख लेना है, एल इंटू डी आई बाई डी टी। आपसे यही चीज पूछा जा रहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो रहा, तो ईएमएफ का वैल्यू दिया हुआ कितना, 16, इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 4 इंटू डी आई बाई डी टी। आपसे पूछा गया क्या चीज, डी आई बाई डी टी, है ना, ये 4 से 4 काट दो 16 हो जाएगा, नहीं, इसीलिए डी आई बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट जो है 4 एम्पियर पर सेकेंड, 4 एम्पियर पर सेकेंड। आया समझ में कैसे बना जो, तो देखिए 64 है ए में, 16 है, 32 है, 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन न्यूमेरिकल टाइप का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। इसी टाइप का छोटा छोटा प्रश्न आपको कॉन्सेप्ट का, है ना, कॉन्सेप्चुअल जिसको बोलते हैं, आपको एग्जाम में आएगा। तो धैर्य रखेंगे और जरूर इसको करेंगे, अभी से प्रैक्टिस करेंगे, बनता जाएगा आपसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
बहुत जल्द हम सुबह सुबह स्टार्ट करने वाले हैं। शाम को मेरा थ्योरी का क्लास चलेगा, सुबह सुबह मेरा ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का हम पर डे 25 या 30 क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि कैसे कितना अरेंज करना है, ताकि हमारा वीडियो भी लंबा ना हो, आपको इंटरेस्ट भी आए, आप उससे जुड़े रहें, क्लास को भी रेगुलरली वॉच करिए, ठीक है। तो आपको उसी अनुसार से हम पर डे इतना क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। हाँ, उसी क्वेश्चंस को हम करवाएंगे जिसका मेरा थ्योरी हो चुका है ना। शाम वाला क्लास में मेरा थ्योरी चलता रहेगा और सुबह वाला क्लास में हम ऑब्जेक्टिव देते रहेंगे, और कंप्लीट आपका टेक्निकल का तैयारी मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड न्यूमेरिकल्स फिर आ गया है। द कोर ऑफ ए क्वाइल हैज ए लेंथ ऑफ 200 mm, है ना। द इंडक्टेंस ऑफ क्वाइल इज 6 मिली हेनरी। इफ द कोर लेंथ इज डबल, कोर का लेंथ को डबल कर दिया गया है, ऑल अदर क्वांटिटीज रिमेन्स द सेम, द इंडक्टेंस विल बी। मैंने क्या कह रहा है कि एक कुंडली के कोर की लंबाई 20 mm है, यानी मिलीमीटर है। कुंडली के प्रेरकत्व जो है 6 मिली हेनरी है दिया हुआ। तो यदि कोर की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, अन्य सभी मात्राएं समान रहे, पर प्रेरकत्व होगी, इंडक्टेंस होगा। बात समझ में आ रहा है? मेरी बात को समझिएगा। लेंथ क्या कर दिया गया है, लेंथ देखो स्टार्टिंग में दिया गया, लेंथ दिया गया कितना, 200 mm, कोई दिक्कत नहीं है। इंडक्टेंस भी दे दिया है, यानी एल, ध्यान से देखो कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव दिया है, 6 मिली हेनरी। अब आ जाओ, इफ द कोर लेंथ इज डबल। अब जो है, जो जिस कोर पे वाइंडिंग किया गया था, उस कोर की लंबाई को दुगना कर दिया जाए। उसी मटेरियल को क्या कर दिया जाए, लंबाई को दुगना कर दिया जाए। देखो है ना, डबल लिखा है ना, लंबाई दुगनी कर दी जाए, और सारे अन्य सभी मात्राएं हैं उसको समान रहने दो, तब बताओ कि इंडक्टेंस क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि आपके माइंड में यह फॉर्मूला होना चाहिए कि इंडक्टेंस का लंबाई से क्या रिलेशन है। तो आप याद करिए, आपको हम एक बताए थे, क्या बताए थे, इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताए हैं कि एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइड बाई रिलक्टेंस, याद करिए। और हम ये भी बताए थे कि रिलक्टेंस का जो फार्मूला होता है एन स्क्वायर, रिलक्टेंस का फार्मूला आपको बताए थे कि 1 डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू आर, है ना, एल बाई ए होता है। ये सारा टर्म ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास इंडक्टेंस का जो फार्मूला होगा क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर ए और डिवाइड बाई एल। कुछ इस प्रकार से फार्मूला आ रहा है, आपको याद भी होगा। जितना आप पीछे पढ़े होंगे उस कॉपी को जरूर पलटेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, लंबाई से इंडक्टेंस का रिलेशन जो आ रहा है इनवर्सली आ रहा है, ध्यान रखना। लंबाई से इसका रिलेशन क्या आ रहा है, इनवर्सली आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि लंबाई को यदि हम बढ़ा देंगे तो ये हमारा घट जाएगा। ये हुआ लॉजिकली बनाने का तरीका। न्यूमेरिकल से ऐसे सीखेंगे बनाने के लिए। हम बाय फार्मूला भी बता सकते हैं और बाय लॉजिकली भी। देखिए, ये उल्टा रिलेशन है, लंबाई बढ़ जाएगी तो इंडक्टेंस घट जाएगी। यही यदि रिलेशन ऐसे रहता फार्मूला में, तो लंबाई को बढ़ाना है या लंबाई बढ़ जाएगा तो आपका इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा, लंबाई को घटा देंगे तो ये भी घट जाएगा। लेकिन हमारे पास ये रिलेशन नहीं है ऐसा। हमारे पास रिलेशन कैसा है, इनवर्सली का है। इनवर्सली का मतलब है कि तुम चलोगे पूरब तो हम चलेंगे पश्चिम। इसलिए कहते हैं उल्टा। देखो, नहीं कहता मेरे विचार से इसका विचार उल्टा है, हम बोल रहे हैं आम, ये सुन रहा है इमली। बोलता है कि नहीं जनरली। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ जो रिलेशंस आया, यहाँ जो फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। एल के नीचे है यानी इनवर्सली है। तो अब देखिए, लंबाई है 200 मीटर। अब लंबाई को क्या कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है ना। तो जाहिर सी बात है कि इसको दुगना करिएगा तो ये आधा हो जाएगा। अब बहुत सारा स्टूडेंट कहेगा कि समझ ही में नहीं आया सर, उल्टा रिलेशन है तो कहेगा उसको दुगना करो, तो कहेगा इसको आधा करो, है ना। तो जो हम ये डाटा दिए हैं, ये डाटा एग्जाम में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम बस इस रिलेशन को देख करके तुरंत बता सकते हैं कि 3 मिली हेनरी होगा। क्योंकि जैसे ही उसको हम लंबाई को दुगना कर देंगे
देख लो इसको बढ़ा दिए हैं, कितना से बढ़ाए, 2 गुना से बढ़ाए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 2 गुना से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2 गुना से इसको भागा दे देना है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। यदि ये बात समझ में आया तो बहुत अच्छा, यदि नहीं समझ में आया है तो आइए इसको हम बनाते हैं, कैसे वो देखिए। यहाँ तक रिलेशन समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत? इस रिलेशन को यदि आप लोग समझ गए हैं तो आइए इसको हम कैसे ड्रॉ करें, कैसे बनाएंगे। हम लोग लिख सकते हैं L2 डिवाइड बाई L1 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। बताइए, मतलब यदि हम यहाँ पर 1 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 1 लगाना पड़ेगा, पहला कंडीशन में। दूसरा कंडीशन में हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन का लंबाई और फर्स्ट कंडीशन में इंडक्टेंस दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन में बोला कि लंबाई को दुगना कर दिए हैं, तब इंडक्टेंस बताओ। तो सेकंड कंडीशन को हम लोग 2 मान लिए हैं। आ रहा समझ में? इन्वर्सली रिलेशन है, इसीलिए यहाँ पर इन्वर्सली लंबाई आएगा। देखो 2 लिखे हैं लेकिन लंबाई में 2 यहाँ पर लिखना पड़ गया। बहुत सारा बच्चा ऐसा नहीं उल्टा पुल्टा कर देना कि यहाँ पर 2 लगा दो, ऐसा में। तो अब देखिए यहाँ से आपको चीजों को समझिएगा। पहले था 200, बहुत अच्छा, अब दुगना कर दिया गया है। अब दुगना करेंगे तो 2 दूनी 400 हो जाएगा जी। चलो इसको काट देंगे तो 1/2 हो गया। अब देखो L2 1/2 इंटू L1, तो 1/2 L1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6। इसको ब्रेक करो तो क्या आ जाएगा, 3 मिली हेनरी। आए सुन में, 3 मिली हेनरी। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन कहाँ पे है, ए पे है, इसको टिक मार देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? इस फार्मूला को माइंड में रखिए, यहाँ पे देखिए सारा फार्मूला बताया है, और रिलेशन को याद रखिए। और टर्न से यदि पूछेगा है ना, तो वो स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नोट करिए इसको। आगे चले, बातें समझ में आ रही है? सारे फार्मूला स्पष्ट हो रहे हैं आपको? सारे फार्मूले को रिवीजन रखेंगे, एकदम नोट करके एक पेज में रखना, बार बार उसको रिवीजन करना। आइए अगले क्वेश्चन पे विचार करें। आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है ना। क्या कहता है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल, यानी 2 कॉइल है, दोनों का सेल्फ सेल्फ बताया था आपको कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो 2 टाइप का है ना, एक डायनेमिकली और एक स्टैटिकली, और स्टैटिकली भी 2 टाइप का, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लास में बता चुके हैं। तो वही बता रहे कि सेल्फ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ था, वहां से आपको सेल्फ इंडक्टेंस भी निकला था, और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ था, वहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकला था। यानी एल और एम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। हर जगह सेल्फ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मिल भी जाएगा तो घबराना नहीं है। यानी एल की बात किया जा रहा है। एल जो दिया हुआ है 2 कॉइल का, 8 मिली हेनरी और 18 मिली हेनरी। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 0.8, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताए थे जिसको हम लोग के बोले थे। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। बहुत अच्छा। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आपको फार्मूला हम कल बताए थे, एम इज इक्वल टू के और रूट अंडर L1 L2। पहला कॉइल का इंडक्टेंस 8 मिली हेनरी और दूसरा कॉइल का इंडक्टेंस 18 मिली हेनरी, सब इसमें रख दीजिए। तो ये के है जो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। देखिए 2 कुंडलियों के स्वप्रेरक 8 मिली हेनरी और 18 मिली हेनरी है। यदि युग्मन गुणांक, सेल्फ कोफिशिएंट जो हम लोग बोल रहे हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो बोल रहे हैं है ना, यही है युग्मन गुणांक 0.5 है, तो कुंडलियों का पारस्परिक प्रेरण क्या होगा, पारस्परिक माने वही हो गया म्यूचुअल है ना। तो के का वैल्यू दिया गया है 0.5, 0.5, और रूट में आइए, एक का दिया गया है 8 और दूसरा का दिया गया है 18। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 0.5 का मतलब ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके बनाइए, और नहीं आता मल्टीप्लाई तो बिल्कुल ब्रेक करिए। 9 दूनी 18 होगा है ना, 8 दूनी 16, यानी 16 का यदि हम लोग रूट अंडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4, 4 चौ 16 हो जाएगा है ना, और 9 का करेंगे रूट में तो क्या आ जाएगा, 3, 3 दूनी 6 मिली हेनरी। आया सुन में? तो देख लीजिए 6 मिली हेनरी कहाँ पे है, तो यहाँ पे है।
ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है कैसे कैसे बन रहा है? जो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। कोई दिक्कत? लैंग्वेज में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर से मैं समझा देता हूँ क्या बोला, कि सेल्फ इंडक्टेंस है ना ऑफ टू क्वाइल, दो क्वाइल का, कौन कौन भी भाई, तो 8 एक का है और दूसरा का 18 है। द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग किसको बोलते हैं जी? के को बोलते हैं। के की वैल्यू ये दी हुई है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल, क्वाइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है वो बतलाइए। दो कुंडलियों के स्वप्रेरक 8 मिली हेनरी और 18 मिली हेनरी है ना, यदि युग्मन गुणांक 0.5 है, युग्मन गुणांक किसको बोलेंगे जी हिंदी में? तो के को बोलेंगे। तो कुंडलियों का पारस्परिक प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर? तो क्या होता है फार्मूला? ये फार्मूला था, एम इज इक्वल टू के रूट अंडर L1 L2, कल बताया था ना, पिछले क्लास में हम ये बता चुके हैं थ्योरी वाला क्लास में। तो ये आएगा आंसर। आगे चले? क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द लेफ्ट हैंड रूल को रिलेट टू, बाएं हाथ का नियम निम्न से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन एक करेंट। अच्छा देखिए, जैसे पहले लेफ्ट लेफ्ट हैंड रूल बोला था, हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, पहले कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं मैं वो तरीका बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड रूल बोला तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड रूल याद कर लीजिए माइंड में। तो लेफ्ट हैंड में क्या है कि हम अपने तीनों उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएंगे। यहाँ पर फ्लेमिंग नहीं लिखा है, लेकिन ऑप्शन जो दे रहा है ना, उस ऑप्शन से हम समझ आएंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहा है। ठीक है? तो देखिए, लेफ्ट हैंड रूल में हमारा यही बोलता है कि तीनों उंगलियों को इस प्रकार से फैलाना है कि आपस में लंबवत हो जाए। कौन कौन उंगलियों को भाई? तो फोर फिंगर को, थंब को और मिडिल फिंगर को। हो गया? तो जिसमें ये फोर फिंगर है, ये फ्लक्स को बतलाएगा, माइंड में तुरंत रिकॉल करना है। और ये हमको मिडिल फिंगर करंट को, और ये फोर्स को बतलाएगा। ध्यान से देखना है, करेंट, फ्लक्स, फोर्स। अब आइए, आपको बता चुके हैं लेफ्ट हैंड में फोर्स के कारण होता है और राइट हैंड में ईएमएफ आता है। लेफ्ट हैंड कहाँ पे यूज करते हैं? तो करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तब उत्पन्न हो जाता है। एक कंडक्टर है, उसमें करंट गया है, तो खुद मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया हुआ है। अब उसको उठा उठा के कहाँ रख दो? मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, फोर्स तो आएगा ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड रूल से यूज करते हैं। तो अब आइए देखिए, पहला ऑप्शन में करंट भी दे दिया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी दे दिया है। तो जैसा ही हम देखेंगे करंट का चर्चा हो रहा है, हम कट कर दें कि नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, अच्छा चलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आता है भाई? नहीं आता है इसमें। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कुछ नहीं, ये सब सब गड़बड़ सड़बड़ दे रहा है। हाँ, लास्ट में देख रहे हैं, जब तीन गलत हो गए तो चौथा जरूर से करेंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए कंडक्टर, धारा, चुंबकीय क्षेत्र और चालक पर बल, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। किसके लिए? तो लेफ्ट हैंड रूल के लिए। यहाँ पर छुपा के लिखा है, साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा है, अब फ्लेमिंग साहब नाराज हो जाएंगे, है ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, बात आया समझ में? ऊपर का दो तीन हम कैसे कट किए, ऐसा नहीं कि बहुत सारा लगा ना, पहला देखेगा वहीं कूद जाएगा। क्वेश्चन देख के उस पर कूद नहीं जाना है। बहुत सारा इतना हड़बड़ाता है ना कि थोड़ा सा पढ़ा पूरा एक्साइटेड रहता है, और पूरा ऑप्शन को नहीं पढ़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में कुछ कुछ उसका क्लू मिला, वही टिक कर दिया, और सीना तान कदम खड़ा है कि हम सही बनाए, अब बाहर निकलता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो अभी धैर्य रखना है, नॉर्मल रहना है, एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, बहादुर की तरह हम टेक्निकल का बहादुर बना देंगे। थोड़ा पेशेंस रखेंगे और विश्वास रखेंगे। आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी, बहुत अच्छा। सापेक्ष प्रागम्यता की इकाई क्या है ना? प्रागम्यता है ना, रिलेटिव। तो इसका हम बताए थे आपको, क्या लिखा है? हेनरी पर मीटर, हेनरी पर स्क्वायर मीटर, सिर्फ हेनरी, इट इज डायमेंशनलेस। तो अब बताइए क्या होगा? तो आपको याद होगा, हम लिखे थे उस दिन, म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर, है ना। और हम ये बताए थे कि इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। तो बहुत सारा लड़का जैसे ही देखेगा तो टिक मार देगा ऑप्शन नंबर एक।
ये हेनरी पर मीटर दे रहा है, लेकिन रिलेटिव पूछा है, इसकी यूनिट पूछ रहा है म्यू आर का। तो हम थ्योरी पढ़ाए तो वहां पर लिख दिए थे नो यूनिट। हाँ, इसका यूनिट होगा, इसका वैल्यू भी होता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, जिसकी वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। इसका कोई यूनिट नहीं है, इसी का यूनिटवा के वजह से इसका यूनिटवा हम लोग बोलते हैं कि हेनरी पर मीटर होता है। ऐसा सुने, तो ये नोट भी कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ऐसा सुने, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। जैसा ही रिलेटिव टर्म आएगा, देखो ये इसलिए देता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा, जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। तो लास्ट ऑप्शन इसका सही है। आगे चले, चलिए। ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एक कंडक्टर जिसकी लंबाई एल है, हैज करेंट आई पास थ्रू इट। बहुत अच्छा, ये लो भाई, एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई एल और करंट इसमें पास कर रहा है आई। बहुत अच्छा। व्हेन इट इज प्लेस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब इसको उठाइए, ध्यान से देखिए, आपको पता है जैसे ही है इसमें फील्ड आ गया है, बहुत अच्छा बात बोला। अब इसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो उठा के यहाँ पर रख दिए, करंट जा रहा है, इसका भी फ्लक्स बन चुका है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही रख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर बोला कि कैसा फील्ड में, तो यहाँ पर बोला पैरेलल टू पैरेलल है। कैसे रखना है भाई, व्हेन इट इज प्लेस्ड, कंडक्टर को जो रखने जा रहे हैं ना, तो पैरेलल रखिएगा, फ्लक्स के पैरेलल। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड है ना बाय द कंडक्टर विल, कितना बल अनुभव करेगा वो, कौन, कंडक्टर। तो आपको हम बताए थे कि यदि इस तरह का कंडीशन होता तो फार्मूला हम पढ़ाए थे, याद रखिएगा, F इज इक्वल टू BI L साइन थीटा। याद करिए, हम इसीलिए एक एक फार्मूला को लिखाए थे ताकि आपसे न्यूमेरिकल्स बन सके, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। साइन हम इसलिए लगाए थे कि एंगल पर वो निर्भर करता है ना, कंडक्टर का लेंथ और फ्लक्स का। तो जैसा ही पैरेलल बोल दिया, तो पैरेलल में एंगल कितना डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का बनता है। तो जैसा ही यहाँ पर 0 डिग्री हम डालेंगे, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। ऑप्शन एक। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया समझ में, फिर से समझा दे रहे हैं। जब एल लंबाई के चालक को, चालक माने कंडक्टर को, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखा जाए, तो उसमें धारा आई प्रवाहित होती है, कंडक्टर द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल होगा, तो बल क्या होगा, 0 होगा। ऐसे फार्मूला में आपको कहीं कहीं पढ़ाया होगा या लिखा हुआ मिलेगा BI L। यह कंडीशन यदि लिखा हुआ है, जो कि आपके ऑप्शन में भी है BI L, ऑप्शन ये फार्मूला आ रहा है, तो ये कब होगा, जब आपका कंडक्टर परपेंडिकुलर, लंबवत रखा हुआ होगा, तब। पैरेलल में नहीं, पैरेलल हो गया तो एंगल 0 डिग्री हो गया, और परपेंडिकुलर होता है तो एंगल 90 डिग्री होता है। लंबवत होने पर एंगल 90 डिग्री का बनता है, और पैरेलल होने पर 0 डिग्री का बनता है, ये चीज को याद रखना है। तो इसके आधार पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्लियर हुआ, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स बिटवीन टू, चलिए क्या लिखा है कि द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। बहुत अच्छा, आपको देखिए आ गया वो क्वेश्चन। क्या बताए थे कि एक कंडक्टर है ना, और ये दूसरा कंडक्टर है, और दोनों में हम ये बताए थे कि कुछ डिस्टेंस पर होता है दोनों कंडक्टर, इस कंडक्टर की लंबाई कुछ होती है,
और इसमें कुछ करंट जा रहा है, मान के चलिए I1, इसमें भी कुछ करंट जा रहा है, मान के चलिए I2, इस सेम डायरेक्शन में करंट डाल दिए, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हम बताए थे कि ऐसा जब होता है तो फोर्स क्रिएट होता है, और यह जो फोर्स होता है ना, उसका वैल्यू हम बताए थे आपको, म्यू नॉट म्यू आर, है ना, I1 I2 L और डिवाइड बाई डी। फार्मूला को याद करिएगा, फार्मूला देखे होंगे आप लोग। तो ये बतला रहा है कि दो लंबे समानांतर कंडक्टर के बीच बल जो लग रहा है वो व्युत्क्रमानुपाती हो। किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? व्युत्क्रमानुपाती देख लीजिए, दोनों के बीच के दूरी का, है ना। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, 1/d का मतलब दोनों के बीच के दूरी, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट, दोनों में क्या क्या करंट जा रहा है उसके। यदि बोलेगा कि नहीं दोनों में समान करंट जा रहा है, समान का मतलब 10 एम्पियर 10 एम्पियर उसमें भी जा रहा था, 10 × 10 कर देंगे हम लोग। तो देखिए क्या पूछा, इनवर्सली, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली का हिंदी होता है व्युत्क्रमानुपाती, रेडियस ऑफ कंडक्टर गलत, करेंट इन वन कंडक्टर गलत, प्रोडक्ट ऑफ करेंट इन टू कंडक्टर गलत, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, बहुत अच्छा, कंडक्टरों के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा समझे? कंडक्टर के त्रिज्या का इन्वर्सली होता है जी? नहीं, कंडक्टर में करंट का नहीं, देखो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, त्रिज्या ऊर्जा से इसका मतलब नहीं अभी है ना, और कंडक्टर के बीच के दूरी से रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ आ रहा है क्वेश्चन? थ्योरी जब तक आप नहीं पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव नहीं लगा पाइएगा, इसको रटने से कोई काम नहीं चलेगा, कुछ भी पूछ सकता है। अभी हम यहाँ पर पढ़े हैं, क्या पढ़े इस क्वेश्चन में, कि जो फोर्स लग रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछ लिया कि वो जो फोर्स लगा वो किसके इनवर्सली है। हो सकता है कि एग्जामिनर जो है ये बता दे कि डायरेक्टली किसका लग रहा है, भाई क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे, इनवर्सली हटा देंगे और लिख देंगे डायरेक्टली, तो आंसर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ कंडक्टर हो जाएगा, नहीं, या फिर प्रोडक्ट ऑफ करंट का भी हो जाएगा, दो दो ऑप्शन आ जाएगा। तो वो आपके विवेक पर निर्भर करेगा। डायरेक्टली पूछेगा तो डायरेक्टली दो बातों पर निर्भर कर रहा है, लेंथ पर भी और एक करंट पर भी। तो ऑप्शन बना के ये दे देगा, 1 नंबर में करंट, 2 नंबर में लेंथ, और 3 नंबर में क्या है, दोनों करंट और लेंथ दोनों पे। तो आपको टिक मारना पड़ेगा करंट और लेंथ। आ रहा समझ में? तो बहुत धैर्य रखना होगा, और तभी जाकर आप इसमें सफलता हासिल कर पाइएगा। और एक बात मैं फिर बता देना चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से यदि पढ़िएगा, क्वेश्चन कैसा भी आए, कितना भी घुमाए, आप जवाब जरूर दीजिएगा। बस थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, सारा जवाब आप दे पाइएगा। आगे बढ़े हम लोग। एक बार टेक्निकल सिर्फ हमसे पढ़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके बाद आप बोलिए कि हाँ हमने पढ़ा, कुछ सीखा। इंडिकेट which of the following material does not retain magnetic permanently। मतलब ये बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक से चुंबकत्व को बरकरार नहीं रखता। अस्थायी चुंबक को बरकरार रखना है ना। क्या पूछा? कौन सा पदार्थ जो है अस्थायी रूप से एकदम परमानेंट जिसको बोलते हैं चुंबकत्व को बरकरार नहीं रखता है। एक होता है बरकरार रख रहा, एक होगा नहीं बरकरार नहीं रखता, तो कौन सा है? ऑप्शन एक, सॉफ्ट आयरन, हार्डन स्टील, स्टेनलेस स्टील, नन ऑफ द अबव, है ना। तो ऑप्शन इसमें होगा नर्म लोहा, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन जो है वो अस्थायित्व नहीं बरकरार रखता है, आए समझे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहा, अस्थायी रूप से चुंबकत्व को बरकरार नहीं रखता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है। इसमें देखो बहुत सारा जो हम क्वेश्चन करवाएंगे वो न्यूमेरिकल्स होगा और बहुत सारा थियोरेटिकल भी होगा। तो जो थियोरेटिकली क्वेश्चन होगा वो भी क्वेश्चन आने का संभावना रहेगा, और ये क्वेश्चन ज़्यादा आपको काम कहाँ पे करेगा, तो रेलवे का एएलपी में और टेक्नीशियन वाला एग्जाम में। चलिए आगे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ परमेलॉय इज, यानी परमेलॉय का मुख्य घटक क्या है। परमेलॉय में किस किस चीज का बना होता है? तो देखिए परमेलॉय जो होता है ये मैग्नेटिक मटेरियल है,
ये दो चीज का बना होता है, दो चीज का मिश्रण होता है, आयरन और एक होता है कोबाल्ट। सॉरी, आयरन और निकेल होता है, कोबाल्ट नहीं, निकेल। निकेल, हाँ। ये होता है 22% और ये होता है 88%। सॉरी, 78%, है ना। 78%, तब जाके 100% हो जाएगा। तो बोलता है क्या जी कि मुख्य घटक, तो मुख्य इसमें कौन हो जाता है, निकेल, आयरन कम होता है, तो निकेल पे हम लोग टिक मारेंगे, ये लिख लीजिएगा। परमेलोय जो है ना, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जिसमें आयरन और निकेल मिला हुआ रहता है, निकेल की मात्रा ज़्यादा होता है ना, और आयरन की मात्रा कम होती है। आयरन 22% और 78% आपका, 78% क्या होता है, निकेल होता है। आया समझ में। तो इस प्रकार से आपका जो ऑब्जेक्टिव है लगभग, हाँ, समाप्त हो गया। क्लियर। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इन क्वेश्चन को बनाने से आपका पीछे का जो थ्योरी पार्ट है वो रिवीजन होगा। इतना कुछ करने के बाद फिर आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको अपने आप का जजमेंट कर पाइएगा कि हम कहाँ पे हैं। तो अभी पेशेंस रखना है, हम हर कुछ करवाएंगे, और टाइम दीजिए और क्लास को रेगुलर देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अब जो है आपका ये मैग्नेट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हम अगले क्लास में आएंगे, आपके सिलेबस से आएंगे, और उस सिलेबस में हम स्टार्ट करेंगे मशीन वाला पार्ट। मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।